हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती जो आने वाली समय में आपकी होने वाली है, वो 2024 में या फिर 2025 में आपकी होने वाली है। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसके जो फर्स्ट पेपर आता है उसके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है। 40% लाना वहाँ से आपका अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि 40% मार्क्स अगर आपके होंगे तो ही आपका सेकंड पेपर में आप क्वालिफाइंग माने जाओगे, सेकंड पेपर आप दे सकते हो। अगर फर्स्ट पेपर में आपका 40% मार्क्स नहीं आते तो सेकंड पेपर आपका वहाँ से ये मान के चलो कि आपका चेक नहीं होता है वहाँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या पैटर्न है इसका। पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में वही 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स के पेपर होता है आपका। जो सब्जेक्ट आपके कोई भी हो सकते हैं। तो अगर आपने सेकंड पेपर की जो कंप्लीट इसकी स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से कैसे आपको करना है, अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट पेपर की, जो कि आपका जनरल पेपर होता है और सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉमन पेपर होता है। ठीक है, तो इस पेपर में आप कितना पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी एक सीट आपको मिल जाए, और अपने दिन को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो ये भी हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। दूसरा, आप हर सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देके और कितना टाइम देके और कौन सी बुक्स आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हो, वो सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कितने महीने में आपका रिवीजन होगा, कितने महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में भी हम एक ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में लेके आने होते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वेटेज रखता है। तो 40% मार्क्स का मतलब होता है कि आपको 30 क्वेश्चंस तो फर्स्ट पेपर में करेक्ट करने ही करने होते हैं, ये तो कंपलसरी है। अगर आप 30 क्वेश्चंस नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप कितना टाइम दें इस पेपर को, कि आपका ये पेपर है इसमें आप अच्छे से कवर अप कर पाएँ अपनी चीज़ों को, अच्छे मार्क्स ला पाए और आप 100 क्रॉस कर पाएँ अपने मार्क्स को 150 में से। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, और बिना स्ट्रेटेजी के आप 100 क्रॉस मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो हम बात करते हैं कि आप अपने दिन को किस तरीके से मैनेज करेंगे कि आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकें। और मैं एक आपको ये भी बात बता दूं, आरपीएससी का जो सिलेबस होता है ना, वो एक वास्ट सिलेबस होता है, उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो आपको अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलना पड़ता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, कितनी वेटेज का आपका टॉपिक वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम आरपीएससी के एक पूरे सिलेबस की बात करें तो एक जो स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग में इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, फ्रेशर है, तो उसको इसको तैयार करने में मिनिमम कितना टाइम लग जाता है। तो मैं मान के चलूँ ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 1.5 ईयर लग जाता है, क्योंकि आप मान के चलेंगे 6 से 7 महीने तो आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप फुल डेडिकेट होके अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो, या फिर उसके बाद भी आपको कितना टाइम लगता है, फिर आप उसको रिवाइज करते हो, क्योंकि रिवीजन में भी आपको बहुत सारा टाइम देना होता है। कम से कम 3 या 4 बार आपको रिवाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आपने जो भी पढ़ा है वो मतलब बेकार सा ही है। बेकार सा का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपने कितनी भी अच्छी दाल या रोटी बनाई हो, अगर आपने वहाँ से नमक या मिर्च नहीं डाले, मसाले नहीं डाले ना, तो आपकी सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। तो सेम उसी तरीके से ये वाली बात भी है कि जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, आपने चाहे मर्जी कितना भी पढ़ा हो, एग्जाम से पहले कितना भी पढ़ा हो, और लेकिन आपने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया ना, तो आपका वो जो पढ़ने का है ना उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो मतलब मेन बात कहने की ये है कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो मेन पॉइंट यही था कि रिवीजन में भी आपको टाइम चाहिए। अब रिवाइज करने में पूरे सिलेबस को जो आपने पढ़ा है 7 से 8 महीने में, तो उसको रिवाइज करने में भी कम से कम 4 या 5 महीने आपको लग जाते हैं, या फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम से पहले भी आपको एक बार रिवीजन करना होता है। तो मान के चलें कि 1 से 1.5 साल के बीच का टाइम आपको देना ही है, अगर आप मतलब फुल डेडिकेट होकर बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट की तरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको कम से कम 1.5 साल का टाइम लगने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस साल में वैकेंसी आए, इस साल के एंड में आए, और इलेक्शंस जैसे आपको पता है चल रहे हैं,
तो इलेक्शंस के बाद ये वाला प्रोसेस है। कितना टाइम लेगा किसी को भी नहीं पता है, जस्ट सबकी अपनी अजम्पशंस होती हैं कि हाँ इस साल में वैकेंसी आ जाएगी और नेक्स्ट ईयर में पेपर हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2025 में तो आपका पेपर हो ही जाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि इस साल के एंड में आए वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन ये मान के चल रहे हैं या फिर मान के चले प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके नेक्स्ट साल में, आने वाले साल में आपका पेपर हो जाएगा, चाहे वो अक्टूबर में हो, अक्टूबर सितंबर के आसपास, जैसे लास्ट टाइम में भर्ती में भी जो हुआ था वो सितंबर अक्टूबर के आसपास हुई थी, अक्टूबर में हुई थी। तो मान के चलिए आप अक्टूबर तक आपकी ये परीक्षा हो जानी है। तो अभी से अगर आप इस परीक्षा की तैयारी में लगते हैं तो आपको 1 साल का टाइम बहुत अच्छे से मिल रहा है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम ही आपको मिल रहा है। तो ये मान के चले कि 1 साल आपके पास है अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि आपका सिलेबस भी कवर हो और प्लस में आपका 3 से 4 बार रिवीजन भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबके पास 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स में आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड आप किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप अपने 2 से 3 घंटे जो है वो आप फर्स्ट पेपर को दे दीजिए। उसके बाद बाकी का जो टाइम बचता है आपका पूरे दिन का टाइम और रात का टाइम जो भी टाइम है, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपना जो पेपर है सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो आप उसकी तैयारी करें, प्लस में उसके नोट्स बनाएं या फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो आपका पूरा दिन आपके सेकंड पेपर के लिए है। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन पेपर है वो आपका सेकंड पेपर ही है, लेकिन आप फर्स्ट पेपर को भी नकार नहीं सकते हो। फर्स्ट पेपर की भी अपने आप में एक अहमियत है। 40% मार्क्स तो है ही है, प्लस में आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 40% तो आप फिर भी ले आओगे, लेकिन जो सिलेक्शन की लाइन है, सिलेक्शन में आपको पहुंचना है, तो आपको फर्स्ट पेपर में 100 अबोव या 100 के आसपास नंबर लाने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सुबह के अपने 3 या जो 4 घंटे हैं, 3-4 तो खैर मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो अगर आप डेली का अगर 2 से 3 घंटे भी अगर आप लगाते हो अपनी स्टडी में डेली का, तो आप अब बहुत अच्छे से एक बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी फर्स्ट पेपर की कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से उनकी तैयारी करें। तो आपको पता ही है फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, स्कूल मैनेजमेंट होता है, मैथ साइंस भी होता है, करंट अफेयर्स भी वहाँ से आ जाता है आपका, और लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश हिंदी है वो भी आता है। और अब ये भी बोला जा रहा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो भी आपके फर्स्ट पेपर में इंक्लूड कर दी जाएगी। तो मान के चलें कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं। तो अब हिस्ट्री को आप किस तरीके से करें, देखो हिस्ट्री के जो हैं वो 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फर्स्ट पेपर में। और दूसरा जो आपकी ज्योग्राफी है वहाँ से 10 क्वेश्चंस आते हैं, करंट्स के वही भी 10 क्वेश्चंस आपके वहाँ से आते हैं, और 5 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो पॉलिटी से आते हैं। तो इस तरीके से हर जो सब्जेक्ट है अपने आप में एक अहम अदा रोल कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ साइंस है, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की अगर लगाई बात तो 10 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से तैयार करें, जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हिस्ट्री की जो सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में, और अगर आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, आपने पास्ट में कोई कोचिंग की है उसके नोट्स हैं, या फिर आपने ऑफलाइन कोचिंग ली है, तो आप वहाँ से कोचिंग से आप हेल्प से जो भी आपके नोट्स हैं उन नोट्स को ही आप अपना सब कुछ माने। क्योंकि जितना कॉन्साइज मैटर रहेगा आपका, जितना कम मैटर रहेगा, आप चीज़ों को उतना ही अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। क्योंकि माइंड में जितना स्टोर रहेगा एट लास्ट तो आपको जो माइंड में रहेगा वही काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, आपके पास हिस्ट्री की 4-5 किताबें हैं, उसके बाद नोट्स भी हैं, कोचिंग का भी सब पढ़े जा रहे हो, और एट एंड ऑफ द डे मतलब क्या होगा, आपके माइंड में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को कहाँ से स्टोर कर पाएंगे। एक्चुअली लास्ट में तो आपका जो माइंड है वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है, और लास्ट में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो इतनी मेहनत की थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपकी बता रही हूँ कि आप हिस्ट्री से जो है आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं वो आप प्रेफर करिए और उन्हीं को ही आप लर्न करने की कोशिश करें, तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर आप मान के चल कहते हो कि नोट्स में क्योंकि बहुत थोड़ा मैटर होता है लेकिन अच्छा मैटर होता है,
तो उसके साथ भी अगर आप पढ़ना चाहें तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आई विल रिकमेंड टू यू, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन की बुक मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मार्केट में सबसे बेस्ट बुक नाथ पब्लिकेशन की लगती है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ी हुई है। बाकी मैंने लास्ट टाइम जीजीडी जो एक कोचिंग सेंटर है या फिर जो भी यूट्यूब चैनल है जीजीडी का, वहाँ से मैंने उसकी जो उनकी जो बुक आती है वो लास्ट टाइम मैंने उनको भी परचेज़ किया था और उनको भी रीड किया था। तो उसमें क्या था कि मतलब कोई भी जो वन लाइनर टाइप की बुक थी, मतलब उसमें आप वन लाइनर चीज़ें हैं, मतलब चीज़ों को फैक्ट्स को याद करना बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो पूरी बुक को आप कैसे फैक्ट्स को लर्न करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, मतलब उसमें सेलेक्टेड मैटर भी दिया हुआ है और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आप लर्न कर रहे हैं। तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं जो आपके माइंड में जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं जल्दी से कवर अप करती हूँ सारे पॉइंट्स। तो हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट बुक है अकॉर्डिंग टू मी। आप अपना जो भी है कोई भी बुक उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी मैटर को सेलेक्टेड रखिए और उसका मल्टीपल टाइम रिविजन्स कीजिए, बिकॉज रिविजन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटी की। तो पॉलिटी को आपको क्या करना है, पॉलिटी की देखो मैंने लास्ट टाइम क्या था, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा था और मेरे कुछ कोचिंग लास्ट टाइम मैंने कलाम अकेडमी से कोचिंग ली थी, तो उन्हीं के जो नोट्स थे, तो कलाम अकेडमी के नोट्स थे, कुछ मैंने नोट्स एम लक्ष्मीकांत से भी बनाए थे। तो उस तरीके से मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लिए थे। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी से 5 क्वेश्चंस ही आते हैं और 5 क्वेश्चन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, और तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। और इतना टाइम होता भी नहीं है कि आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं। तो उसके लिए आप कोई दूसरी बुक मार्केट में आती है तो वो प्रेफर कर सकते हो। और मैं अगर बात करूं तो एक अवनी पब्लिकेशन से बुक आती है प्रदीप कुछ ऐसा कुछ करके, तो आप वहाँ से वो वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, वो वाली बुक भी अच्छी है, मैंने देखी है। और अगर आपको थोड़े टाइम में और सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है तो आप वो वाली बुक फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी की भी अगेन आपके पास कोई भी गाइड है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी का मैटर ना एक जैसा ही होता है, किसी भी बुक से भी पढ़ लो आप, चाहे आपके पास कोई गाइड पढ़ी है वो पढ़ लो, और या फिर राजस्थान जो राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है वो पढ़िए, उसमें से पढ़ लो। कोई भी पीछे की पुरानी आपके पास कोई भी बुक पढ़ी है। एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो बहुत सारे जिले नए बन गए हैं तो हम पुराने वालों को पढ़े या फिर ज़्यादा। देखो जो भी अभी परीक्षा होने वाली है या नेक्स्ट जो भी परीक्षा होने वाली, सब में जो डाटा है जो पूछे गए हैं वो अभी तक जो 33 जिले थे लास्ट के वहीं से ही पूछा गया है। तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास लास्ट बुक है ज्योग्राफी की जो आपने तैयारी की है, नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी बता रही हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा कि लास्ट टाइम में जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उन्हीं नोट्स को आप दोबारा पढ़ सकते हो। जो भी आपने बुक प्रेफर की थी वो भी पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कोई भी गाइड आपके पास हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की बुक जो आती है वो भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि देखो मैं ऐसे मतलब किसी को भी बढ़ाने के लिए नाथ पब्लिकेशन का बार बार ऐसे रिव्यू कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ा है मैंने, और बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हिस्ट्री की जो बुक आती है या फिर ज्योग्राफी की जो बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की, वो अपने आप में मार्केट में सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपना देख लीजिए। तो उसके बाद बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट की। देखो कलाम अकेडमी से मैंने लास्ट टाइम कोचिंग ली थी, उनके जो नोट्स थे क्लास नोट्स जो पीडीएफ की फॉर्म में आते थे, वहीं से मैंने क्या किया था, नोट्स बनाए थे। ठीक है, और उन्हीं नोट्स से मैंने पढ़ा था। और बाकी यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, वहाँ से मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। और बाकी मैंने कहीं से भी नहीं पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं कि इसके जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आई थिंक मेरे 10 के 10 राइट थे और एक क्वेश्चन शायद गलत हो, तो वो बाकी मुझे जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ से सही हो गए थे। इसका मतलब ये होता है कि कलाम अकेडमी के जो नोट्स हैं स्कूल मैनेजमेंट के, वो अपने आप में एक बेहतर नोट्स हैं। और इसका डाटा है वो चेंज होता रहता है, तो आपके पास अपडेटेड वर्जन है स्कूल मैनेजमेंट की। कलाम पब्लिकेशन की बुक भी आती है एसएस यादव की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लास्ट टाइम के नोट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब गूगल कर सकते हो, जो भी साइट्स हैं जैसे एसएससी की साइट है, जो भी साइट है, तो वहाँ से अपडेटेड कोई भी अगर डाटा है तो आप उसको वहाँ से अपडेट कर सकते हो। ठीक है,
तो उसके बाद है मैथ्स और रीजनिंग कहाँ से पढ़ा जाए। देखो मैथ्स और रीजनिंग में 5 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मैथ्स के आते हैं और 5 ही रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। तो मैथ्स पे पढ़ने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्लास 9 to 10, क्लास 9 और 10 का बहुत ज़्यादा मैटर होता है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे आपके एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस वहीं से उठाए जाते हैं एनसीईआरटी से। तो क्लास 9 और क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है मैथ्स में, उससे बाहर क्वेश्चंस आपका नहीं जाएगा, ये श्योरिटी मैं देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम के पेपर भी देखे हुए हैं और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं ये भी पता है, मैथ्स के भी और साइंस में भी। मैं आपको बता रही हूँ साइंस के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं, बाहर से जाने की जरूरत है। तो सबसे बेस्ट वे है मैथ साइंस करने का, एनसीईआरटी बुक्स, बाहर कहीं भी नहीं जाना, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, यू कैन टेक हेल्प विद द अनदर सोर्स, अदरवाइज आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है लैंग्वेज, जो आपका हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी के लिए आप क्लास 9 to 12 की कोई भी व्याकरण की जो बुक आती है, चाहे वो आपकी राजस्थान बोर्ड की है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो ग्रामर की, वो आप फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस की तो मैं बात नहीं करती, वो तो ऑलमोस्ट सबके गलत होने ही होते हैं और हो ही जाते हैं, चाहे आप कितनी भी तैयारी करें। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश की आप कोई भी व्याकरण ग्रामर की बुक ले सकते हो, और इंग्लिश ग्रामर में आपको जनरल छोटे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको लगेगा कि इंग्लिश तो कुछ पूछी नहीं जा रही है। इंग्लिश में बहुत वॉइस, पोएसिव वॉइस ये आते हैं, नरेशंस आते हैं, वो अपने आप में एक बहुत इजी टॉपिक होता है। तो मतलब आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, तो ये जो लैंग्वेज का जो है और जो करंट है, ये अभी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब आपकी वैकेंसी आ जाए और पेपर का 1 2 महीना बचे, अगर तब भी आप इसको कवर अप करेंगे तो इजीली आपका कवर हो जाएगा, आपको इस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत अभी से है नहीं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें करंट की, तो करंट कहाँ से मैंने किया था लास्ट टाइम, या फिर मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइम मैंने मूमल की एक जो वार्षिकांक आता है वो लिया था, और 10 में से वहाँ से मेरे 6 या 7 क्वेश्चन थे, वो इजीली कवर अप हो गए थे। 1 2 की तो मैं बात नहीं करती, बाकी इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ से आ जाते हैं, ये श्योरिटी है। तो मूमल की बुक ऑलमोस्ट आपके सारा जो क्वेश्चन है वो कवर अप करा देती है। ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जा रहा है कि इसी पेपर में इंक्लूड होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप क्या करेंगे, धीर सिंह धाबाई की जो बुक आती है अपनी पब्लिकेशन की, वो एक बेस्ट बुक है। अगर आप लास्ट टाइम भी आपने पेपर दिया है या फिर आपने साइकोलॉजी पहले पढ़ी हुई है, तो आप वो वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप साइकोलॉजी के कोई नोट्स हों आपके पास, चाहे वो आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी में हो, चाहे रीट की तैयारी में नोट्स बनाए हो, तो वो भी आपके अगर वहाँ से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैच होते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। और बुक फॉलो करनी है तो आप अपनी पब्लिकेशन की साइट जा सकते हो, इट इज़ ऑल्सो ए गुड बुक। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैथ साइंस हो गया हमारा, पॉलिटी हिस्ट्री सब हो गया है, वो सब बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं है और वैकेंसी को आने में शायद टाइम लग जाए, और पेपर जो आपका है वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि डेली आप 3 या 4 घंटे, या फिर किसी के पास 3 4 घंटे नहीं है तो आप 2 3 घंटे भी आप फर्स्ट पेपर को मॉर्निंग में दे सकते हैं। बाकी आप अपना पूरा दिन अपने सब्जेक्ट को दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, 2 3 घंटे में आप क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलें। आप 15 मिनट इंग्लिश पढ़ रहे हो, 15 मिनट साइंस पढ़ रहे हो, 15 मिनट स्कूल मैनेजमेंट और 15 मिनट ज्योग्राफी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलती हो। और मतलब बाद में पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। अगर कोई कहे कि 2 भी मेरे से नहीं लेके चल पड़ सकता, तो आप एक सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो। मैं तो कहूँगी कि आप 2 सब्जेक्ट को लेके साथ में चले। आपको जो सबसे हार्ड लगते हैं, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो सबसे हार्ड लगता है, हिस्ट्री लगता है, पॉलिटी लगता है, ज्योग्राफी लगता है, मैनेजमेंट लगता है, कुछ भी करो। देखो मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर है, वो सारे के सारे आपको याद करने वाले हैं। ठीक है। तो आप आपकी मर्जी है, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाइए और उन 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलली चलाइए। 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को दीजिए, 1.5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को दीजिए, पॉलिटी दीजिए। और जब ये दोनों खत्म हो जाएं तो आपको क्या करना है, साथ के साथ आप इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लगाइए। प्रैक्टिस सेट की बात, ये नाथ पब्लिकेशन के साथ तो प्रैक्टिस सेट इसका आता ही है, जो लास्ट टाइम जो जितने भी परीक्षाएं हुए थे उनके जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज उसमें दिए हुए हैं। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मैं अभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं हो जाता कंप्लीट,
तो आप टेस्ट सीरीज को ना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप तभी ज्वाइन करिए जब आपका सिलेबस पूरा कवर अप हो जाता है, तो ही वो आपके लिए बेनिफिशरी है। बाकी मुझे नहीं लगता उसका कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो आपको लर्न नहीं होंगे, आप वहाँ से डिमोटिवेट हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरा, जब आप तैयार कर रहे हो, अब जैसे हिस्ट्री है अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अब बात आती है इसके नोट्स बनाने की, तो आप इसको नोट्स बनाएं या फिर बुक में ही अंडरलाइन करें, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आता है। तो देखो, बुक्स जो है हिस्ट्री में एक बड़ा सब्जेक्ट है और आप इसने अलग से बुक परचेज की हुई है, तो इसके नोट्स बनाना इतना लंबा काम हो जाएगा कि आपको तो 6-7 महीने तो हिस्ट्री को कंप्लीट करने में लग जाएंगे, अगर आप इसको पढ़ोगे फिर नोट्स बनाएंगे, या फिर क्लास ले रहे हो फिर नोट्स बना रहे हो, तो ये बहुत बड़ा या लेंदी काम हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और आप जीरो लेवल से उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आपने लाइनें पढ़ी और लाइन में से मेन बात क्या कहने चाह रहा है उसका एक पॉइंट में एक की पॉइंट बना लिया आप वहाँ से, और उसका नोट्स बनाएं। मतलब वो पूरी लाइन 2-3 लाइनों में का जो आपका है, सिर्फ 2 या 3 वर्ड में आपको वो पूरी लाइन समझ में आ जाए, इस तरीके से आप नोट बना सकते हैं। ताकि आप ये फ़ायदा क्या करेंगे, ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लास्ट टाइम में पूरी बुक को रिवाइज करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे, आपके पास वो शॉर्ट नोट्स होंगे, आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो और आपके माइंड में वो सारे डाटा है दोबारा से फीडअप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक बेहतर तरीका होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स। तो आप देखेंगे कि देखो, मैंने स्कूल मैनेजमेंट में जो आपका आता है निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा का ये जो टॉपिक है, इसका जो कलाम एकेडमी था वहाँ से उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे। क्लासेस के बाद मैं नोट्स कैसे बनाती थी, वो जो नोट्स आते थे वो बहुत लंबे चौड़े नोट्स आते थे, लेकिन मैं वो लंबे चौड़े नोट्स ना बना के एक पूरे पेपर के अंदर इस तरीके से नोट्स बना देती थी। ये देखिए आप, मतलब पूरा जो है यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ 2 या 2.5 पेज लगे हैं कि मैंने इस पूरे को कवर अप कर लिया। छोटे छोटे नोट्स आप इसके बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एसएससी का टॉपिक है, अब देखो एसएससी है, पूरा टॉपिक है, मैंने इसको एसएससी है, उसके बाद जो आता है इसमें एसएमएसए, आरएमएसए और एसएमएसए, ये जितने भी हुए हैं, ये उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान, राज शिक्षा पहल, ये जितने भी टॉपिक्स थे, तो मैंने देखो इस 3 या 4 पेज में पूरे को कवर अप किया है और छोटे छोटे नोट्स इस तरीके से मैंने बना दिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना देंगे 1, 2 या 3, 4 पेज के, तो लास्ट में आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, ये वाला पेज उठाएंगे और इस पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, आप देखेंगे अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से बना सकते हो। तो इजीली आप, मतलब ये एक तरीके से माइंड मैप हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से माइंड मैप बनाएंगे किसी भी टॉपिक का जो आपको सबसे हार्ड लगता है, या फिर किसी में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उनका इस तरीके से नोट्स बना के उनको लर्न कर सकते हो। ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे होता है, लास्ट टाइम में बहुत काम आने वाले हैं ये आपकी चीज़। उसके बाद देखो, एक जो ये प्रजामंडल वाला था ना, ये प्रजामंडल वाला टॉपिक मेरे मतलब दिमाग में नहीं घुस रहा था स्टार्टिंग में, मैंने जब इसको तैयार किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया कि मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसको पढ़ा, एक एक लाइन को पढ़ा, एक लाइन में से या 2 लाइन में से मुझे क्या समझ आ रहा था उसको मैंने शॉर्ट नोट बनाए, इस तरीके से उसका पूरा माइंड मैप तैयार किया मैंने। और जब ये तैयार हो गया तो सेकेंड टाइम जब मैंने इसका रिवाइज किया तो तब मुझे लग रहा था कि हाँ, मैंने कुछ इसमें से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जो टॉपिक को आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका इस तरीके से माइंड मैप बना सकते हो पूरा ही, और एक पेपर पे लिख सकते हो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो ये तो था एक इफेक्टिव वे आप किस तरीके से नोट बना सकते हो। या फिर आपको लगता है कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और समझ में भी चीज़ें आ रही हैं, तो आप बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट टाइम रीडिंग दे रहे हो तो अंडरलाइन कीजिए, सेकंड टाइम उसको हाईलाइट कीजिए, थर्ड टाइम कर रहे हो तो किसी दूसरे पेन का यूज़ करके उसको हाईलाइट करके आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने यही किया था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो भी टॉपिक मुझे हार्ड लगते थे, क्योंकि सभी चैप्टर्स का बनाना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, फर्स्ट सब्जेक्ट भी नहीं होता, फर्स्ट पेपर ही नहीं सेकंड सब्जेक्ट भी होता है, और उसमें भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मार्क्स मिलते हैं हमें। तो फर्स्ट पेपर में भी हम इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें एक जो हार्ड लगते हैं उनके नोट्स बनाओ,
जो समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, बार बार रिवाइज करो। इट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी में भी अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो उसमें भी बहुत लंबा टाइम जाने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको लर्न करना है, आपको लगता है कि ये फैक्चुअल चीज़ें, उसके आप नोट्स बनाएंगे, बाकी आप अंडरलाइन और हाईलाइट करेंगे, ये ईजी हो जाएगा। ज्योग्राफी के भी आप टॉपिक्स जो जैसे जनसंख्या वाला हो गया, तो अपने आप में मुझे लगता है ये जनसंख्या वाला टॉपिक है ना, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर पे लिख लीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, या फिर जहाँ पे जिस जगह पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उस जगह पे भी उसको चिपका दीजिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। और बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि वो फैक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको तैयार कर सकते हो। तो ज्योग्राफी में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक है वो इजीली हो जाएगा, तो उसको आप अंडरलाइन करके भी लर्न कर सकते हो। तो ये एक छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनको आप इस तरीके से लर्न करके और चीज़ों को याद कर सकते हो। स्कूल मैनेजमेंट में भी आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ज्योग्राफी में भी बना सकते हो, पॉलिटी में भी बना सकते हो। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा मुश्किल है, एक दो टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरे से नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा, उसके नोट्स बनाइए आप। मैथ साइंस में जितना उसके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतना ही ईजी हो जाएंगी आपके साथ। लैंग्वेज को अभी पढ़ने की जरूरत है, जो पेपर पास में आएगा, और जो करंट है उसको भी जब पेपर पास में आएगा तो आप कर सकते हो। वार्षिकांक ले सकते हो आप उसका, और या फिर पेपर से पहले इसका 2 मंथ की मैगजीन भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, वो भी आप पढ़ सकते हो। और मनोविज्ञान के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके पास लास्ट टाइम के रीड के या सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड भी आपने पहले दिया है, तो उसके नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको पढ़ सकते हो, और साथ साथ में कोई टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन जो बैंक है आप वो भी लगा सकते हो वहाँ से। बाकी जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में तो हमारे पास जो हमारे माइंड में है वही काम आने वाला है, और हमारे माइंड में कब चीज़ें फिक्स होंगी वो सिर्फ फिर सिर्फ तभी फिक्स होंगी जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें आपके माइंड में नहीं जाने वाली है, वो चीज़ें याद नहीं होने वाली है। तो सबसे बेस्ट तरीका है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर करें और उसके बाद रिवाइज करने में अपना टाइम दें। क्योंकि जितना जल्दी आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे रिवीजन में, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम कम लगेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने जल्दी, अगर आप जितनी गहराई से आप अपने सिलेबस को करते हो रिवीजन में, उतना ही कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने शायद आपको बता दी है। और हाँ, एक रहता है रीजनिंग की जो बुक आती है, रीजनिंग का रहता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक। तो वहाँ से आप यहाँ पे एक शेखावत की जो बुक आती है, US शेखावत की एक बुक आती है रीजनिंग की, वो भी एक अच्छी बुक मानी जाती है। तो आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल की हो, कोई भी हो, वहाँ से अगर आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक है तो वहाँ से भी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन या फिर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं रीजनिंग में वो सेम होते हैं, किसी भी बुक से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करके और फर्स्ट ग्रेड की एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड में उस काम को करना पड़ता है, ठीक है। जब आप पहले अपने माइंड को ये बताओगे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तभी आप उस काम को करेंगे। अपने अपने माइंड को अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ये डाल देंगे कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, तो वो आपसे नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम कोई काम कर पाते हैं तो वो तभी कर पाते हैं जब सबसे पहले हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बनती है। और जब वो माइंड में इमेज तभी बनेगी जब हम चीज़ों के पे विश्वास करेंगे। और सबसे पहले तो हमें अपने आप पे विश्वास करना होता है कि हम ये काम है वो कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अपने ऊपर विश्वास होना एक बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों पे तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ मुझे उस पे विश्वास है, इस पे विश्वास है, ये है वो है, लेकिन हम अपने आप पे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अपने आप पे विश्वास की करके देखिए, और जब आप अपने पे विश्वास करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। तो मेरा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कहना है कि आप मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, अपने पे विश्वास कीजिए। क्योंकि जब तक अपने पे विश्वास नहीं होगा, कोई भी सफलता है, कोई भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि सबसे पहला काम होता है अपने अपने पर खुद पे विश्वास करना, ठीक है। तो अपने आप पे खुद पे विश्वास करना सीखिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हो। और ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है।
तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो उसको करने में कितना टाइम लग जाता है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 से 6 महीने अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो इतना टाइम तो आपको लगेगा ही। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 7 से 8 महीना भी लग सकता है इसको तैयारी को करने में भी, और ऑलमोस्ट 1 साल आपको यहाँ से लगने वाला है। तो ये एक ब्रीफ रिव्यू है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से फ़र्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी हम कर सकते हैं। और इस फर्स्ट पेपर को तैयार करने में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के रेस्पेक्टिव में जो भी बुक्स हैं, जो बुक्स फॉलो करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। हिस्ट्री में पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्कूल मैनेजमेंट, मैथ, साइंस जो भी बुक्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हो और अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को बेहतर तरीके से एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। जो भी मैंने यहाँ पे बताया इस पूरे वीडियो में उसका ये ब्रीफ है। 2 से 3 घंटे डेली स्टडी करनी है कम से कम 6 से 8 महीने में, जो कि आपका रिवीजन हो जाए, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और आप स्टार्टिंग 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।